ठीक है, क्लास का आगाज करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है सेकंड सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट सेटअप। ठीक है, और इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे एक मिनट मुझे दें। ठीक है, एनवायरनमेंट सेटअप होगा कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। ठीक है, वो देखेंगे हम। इसके अलावा डेटा टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे, और वेरिएबल्स को जो हम नाम रखते हैं उसको हम देखेंगे, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। वेरिएबल्स को जो हम नाम रखते हैं उस वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। और बिल्कुल ये इन डेप्थ इन डिटेल सेशन होगा इंशाल्लाह। आपको ऐसा सेशन कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। कुछ चुनिंदा यूट्यूब चैनल से जो बिल्कुल इन डेप्थ जाते हैं, आप लोगों को इन डेप्थ जाके वो चीज़ें बताते हैं। पर इंशाल्लाह हमारे सेशन में मेरी कोशिश यही होती है कि चीज़ों को इन डेप्थ लेके जाया जाए, ताकि जो बिगिनर्स लोग हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बिगिनर था, मुझे भी बड़ी कंफ्यूजन होती थी जब मैं ऐसे ट्यूटोरियल देखता था। उसमें वो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते थे जो मुझे समझ में नहीं आती थी, तो उसके लिए मुझे अलग वीडियोस देखनी पड़ती थी। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो भी मैं टर्म्स यहाँ यूज करूँ, ठीक है, जैसे कि डीबगिंग की मिसाल ले लेते हैं। मैंने यूज तो कर लिया, पर मैंने मतलब नहीं बताया उस टाइम पे जब मैं सीख रहा था। तो वो ऐसे काफी वर्ड यूज करते थे। डीबग करने के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज होता है। अब डीबग का मतलब तो समझाओ भाई। डीबग का मतलब क्या है, वो नहीं समझाते थे। उनको लगता था सामने वाले को पता है सब, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये है कि मेरी कोशिश ये है कि जो टर्म में यूज करूं उसको मैं बिल्कुल डिटेल में जाके उसको समझाऊं आप लोगों को। अगर मुझसे कुछ मिस भी हो जाए तो आप मुझे रिमाइंड करा दिया करोगे, जीत भाई इसकी मीनिंग बता दो, ये क्या जो डीबग का वर्ड यूज कर रहे हो। क्योंकि इंसान के माइंड में काफी चीजें कभी कभार रहती नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेके चलेंगे। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, index.js। मैं समझाता हूँ सारी चीजें कि सफदर भाई मैं इसका मतलब बताता हूँ, एक मिनट। index.html, ये दो फाइलें मैंने बना ली। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है। ठीक है, ये तो मैंने फाइलें बना ली हैं, पर अब बिल्कुल नया बंदा है उसको नहीं पता कि ये कैसे है। क्योंकि आप काफी लोग मेरे ख्याल से जिनको पता होगा कि वीएस कोड क्या है, पर काफी लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि हमारी जो बिल्कुल ये बिगनिंग से है, इसलिए मैं बिल्कुल बिगनिंग से लेके चलना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक एडिटर है, इसको हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं, और काफी लोग उसको IDE भी बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर, वीएस कोड। ठीक है, HTML में ऐसे कमेंट नहीं लगता है, तो मैं JS में आ जाता हूँ। VS कोड इज एन एडिटर। ठीक है, ये एडिटर भी है, टेक्स्ट एडिटर जैसे हमारा नोटपैड होता है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर भी है ये। और इसको काफी लोग इसको एज IDE भी कहते हैं, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, मैं इसकी सारी आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। ये टेक्स्ट एडिटर तो आपको पता है, नोटपैड जो जिसपे हम एडिटिंग करते हैं अपनी टेक्स्ट वगैरह की। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इनके बीच में डिफरेंस में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है अपना कोड लिखने के लिए यहाँ तो टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करते हैं या IDE को। VS कोड जनरली इज हाइब्रिड ऑफ बोथ। ठीक है, आप इसको हाइब्रिड भी कह सकते हो। VS कोड इज जनरली हाइब्रिड ऑफ बोथ। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आता हूँ तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, ये क्या हमारे नोट्स भी बनते रहेंगे ऐसे, हाइब्रिड ऑफ बोथ, के ये हाइब्रिड है दोनों का, माने मिक्सचर है। हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर। अगर किसी को हाइब्रिड का मतलब नहीं पता है कि मिक्सचर है, टेक्स्ट एडिटर और IDE दोनों को मिला के इसको कहा जाता है। पर बेसिकली ये टेक्स्ट एडिटर कहलाया जाता है। अगर आप गूगल पे भी देखोगे ना, और इसको किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। अब मैं लिखता हूँ VS कोड। ठीक है, VS कोड मैंने इनकॉग्निटो मोड में इसलिए खोला हुआ है क्योंकि मेरे जो, अगर आप ब्राउजर में आपको दिखाऊं, वहां पर इतने सारे एक्सटेंशन है, तो वो कोडिंग में परेशान करते हैं काफी कबार। एक्सटेंशन आपको पता होगा गूगल क्रोम की जो एक्सटेंशन होती हैं,
तो सिर्फ क्या होता है कि वो हेवी कर देती है पूरे ब्राउजर को। तो इसलिए मैंने एक इनकॉग्निटो मोड में खोला है, ताकि जो ये जो हमें एक्सटेंशन की वजह से परेशानी हो रही है, जो एरर्स आ रहे होते हैं कंसोल के अंदर, वो ना आए। इसलिए मैंने इस मोड को खोला है, ताकि जो कि बिल्कुल क्लीन है। अगर इसके कंसोल को भी खोलूंगा तो मुझे क्लीन ही मिलेगा, क्लीन ही ये मिलेगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल क्लीन है, वरना मैं उसमें खोलता हूँ तो बिल्कुल रेड रेड इतने सारे एरर आ रहे होते हैं। तो कंसोल को भी हम देखेंगे, कंसोल क्या चीज है, ये क्या भला है, हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो वीएस कोड क्या है, इज ए सोर्स कोड एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर या सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है, कोई बताएगा सोर्स कोड, व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड किस बला का नाम है? जो भी ऐप आप डेवलप करते हैं उसके कोड को सोर्स कोड बोलते हैं। जी, जिसमें आप कोड को एडिट करते हो या कोड के साथ कुछ करते हो, उसको सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, सोर्स कोड आपकी वेबसाइट का जो कोड है उसको सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, सोर्स कोड का मतलब ही यही है। अब अगर मैं गूगल का सोर्स कोड देखना चाहूं तो मैं कैसे देखूंगा? एक तो ये तरीका है कि आप व्यू पेज सोर्स पे जाओ, ये क्या है, गूगल का सोर्स कोड है। या आप ऊपर देखोगे व्यू सोर्स। व्यू सोर्स का क्या मतलब है कि ये सोर्स कोड है जिसको आप देख रहे हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब ये तो बिल्कुल गुच मुच करके लिखा हुआ है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या है। अगर मैं इसको दोबारा खोलूं, कंट्रोल यू था मेरे ख्याल से। ठीक है, ये अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गुच मुच बिल्कुल मिले हुए हैं। इसको कहते हैं मिनीफाइड वर्जन, मतलब जावास्क्रिप्ट इसको मिनीफाइड किया हुआ है, एक ही लाइन में सारी चीजों को मिक्स किया गया है, ताकि हमारे जो स्पेस है वो ज्यादा ना लगे। ठीक है, ये साइज को कम कर देता है, ये जो फालतू के स्पेसेस है उसको हटा देता है। और उसके पीछे कुछ और चीजें भी चल रही होती हैं जो नॉर्मल कोड को इस कोड में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड है, पर ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेटेड है। किसी इंसान ने, मतलब गूगल वालों ने लिख दिया होगा नॉर्मल में, जैसे हम HTML CSS वगैरह में लिखते हैं, पर उसको किसी सॉफ्टवेयर में दे दिया हुआ है ताकि कोई इसको डिकोड ना कर पाए। आप इसको डिकोड नहीं कर पाओगे इजीली कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने सिक्योरिटी वगैरह के पर्पस के लिए ये किया होगा। ठीक है, अगर मैं इसका सोर्स कोड आपको दिखाऊं, मेरे ख्याल से इसका क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इसका, ये गलती से कंसोल खुल गया, कंट्रोल यू करता हूँ। ये देखे कितना क्लीन है इसका कोड, देख रहे हो आप? ये देखो, ये मिनीफाइड वर्जन नहीं, क्योंकि इसमें देखो ना, ये स्पेस आ रहा है इस लाइन को छोड़ के यहाँ पर उसमें क्या पूरा मिला हुआ था, उसको कहते हैं मिनीफाइड वर्जन। आप बहुत सुनोगे ये डॉट मिन डॉट जेस जो लिखा होता है उसमें, मतलब उसका मतलब यही होता है। आपने सुना होगा ना बूटस्ट्रैप, आपने कभी अगर किसी ने यूज की हो बूटस्ट्रैप, तो उसमें दो वर्जन होते हैं, एक मिनीफाइड वर्जन होता है, एक नॉर्मल वर्जन होता है। नॉर्मल में क्या होता है, स्पेसिस होते हैं ऐसे, जैसे ये स्पेसिस है। मिनीफाइड में क्या होता है, सारे मिले हुए होते हैं, ये इसके साथ मिला होगा, ये इसके साथ, मतलब पूरी कोई स्पेस नहीं होगा, ताकि साइज बचे, मतलब इतना साइज ना लगे, पेज लोड होने में इतना टाइम नहीं लगे। ये देख रहे हो, ये कितना क्लीन है। तो दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड, ये सोर्स कोड है। ये देखो मुझे पूरा सोर्स कोड मिल रहा है, ये देख रहे हो, ये HTML का कोड है जो इस पेज का है। ये पेज आप देख रहे हो, ये इस पेज का क्या है, सोर्स कोड है। ठीक है, अगर मैं आपको सर्च, सर आपकी आवाज बंद हो गई है। कब बंद हुई थी? अभी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, पहले तो आ रही थी ना, अभी भी बंद हुई है ना? जी 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 जी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ यहाँ पर देख रहे हो, आपको दिख नहीं रहा होगा, रिकॉर्डिंग में नहीं शो करता है ये, पर यहाँ एक फ्लोटिंग बार है, वो मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। तो इस फ्लोटिंग बार को मैं यहाँ नीचे लाता हूँ, एक मिनट। आपको दिख नहीं रहा होगा फ्लोटिंग बार, पर ये मुझे दिख रहा है। ये जूम में कोई सेटिंग है इसकी। ठीक है, अभी नीचे कर दिया मैंने, अब मुझे ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये जो है ना, माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसकी कोडिंग डालने की भी ये रही H2 के अंदर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। कहने का मकसद यही था, ताकि आपको एक एक चीज को मैं आपको समझा के चल रहा हूँ कि ये सोर्स कोड क्या है, क्योंकि
ये चीजें जानना आपके लिए लाजमी है। ये सारी चीजें जाके आप जब जॉब में जाते हो इसमें यूज होती हैं, या आप कहीं भी कोड को देखोगे तो वहाँ ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो विजुअल स्टूडियो क्या है? एक सोर्स कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हो। सोर्स कोड इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पर जनरली हम टेक्स्ट वाला काम करते नहीं है, हम जनरली यहाँ पर कोड की एडिटिंग करते हैं। तो इसको इन्होंने आईडी का नाम नहीं दिया है। विजुअल स्टूडियो कोड को आप नहीं देखोगे कि दिस इज आईडी। अब आईडी की एग्जांपल आपको देखो, आईडी क्या है? IDE। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ एक रियल आईडी नेटबीन्स। ठीक है, नेटबीन्स क्या है? ये जावा के लिए यूज होती है, देख रहे हो? नेटबीन्स इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर जावा। ये जावा लैंग्वेज है। जावा और जावास्क्रिप्ट अलग है, मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। जावा और जावास्क्रिप्ट सिर्फ नाम का ही वो है, ठीक है? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। मेरा फर्स्ट लेक्चर आप देख ले, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है? उसमें सारी चीजें मैंने डिफाइन की हुई है कि जावास्क्रिप्ट और जावा कभी भी एक जैसी नहीं है, ठीक है? तो नेटबीन्स क्या है? एक IDE है जावा लैंग्वेज के लिए, ठीक है? उसी तरह अगर मैं सर्च करूं डेव C++, तो ये है IDE, अल्लाह आपको नेकी दे। ये देखें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर C++। सी और C++ ये लैंग्वेजेस हैं। 1970-1980 की टाइम में लैंग्वेजेस आई थी और ये लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, जिसमें 0-1 मतलब कंप्यूटर के जो करीब होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसानों के करीब होती है, इंग्लिश वर्डिंग लिखी होती है। तो जावास्क्रिप्ट ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस है। और सी और C++ को मिडिल में कहा जाता है कि वो कंप्यूटर के भी करीब है और इंसानों के करीब है, इसलिए इसमें कोडिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। पर ये जावा या जावास्क्रिप्ट इसमें थोड़ा आसान लगता है। तो ये क्या है? ये मिसाल है IDE की, ठीक है? नेटबीन्स हो गया, डेव C++ हो गया, ये दोनों IDE हैं, ठीक है? और ये VS कोड क्या है? VS कोड इज ए सोर्स कोड एडिटर, ठीक है? पर इसको काफी लोग IDE भी बोलते हैं। अब IDE और सोर्स कोड एडिटर में क्या फर्क है? फर्क ये है कि IDE के अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं। वो आपको पूरा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको दे देता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना आपको, उसका कंपाइलर चाहिए होता है, उसको आप डीबगर चाहिए होता है। अगर कोई एरर हो तो उसको डीबगिंग करने के लिए कोड को जो डीबग किया जाता है, वो आपको सिस्टम उसमें दिया जाता है। और भी बेतहाशा चीजें होती हैं, थोड़ा वो हैवी वेट होता है। उसी तरह ये सोर्स कोड एडिटर है, इसमें आपको उसमें एडिटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, या टेक्स्ट एडिटर है, उसमें वो लाइट वेट होता है, उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं होते। पर VS कोड क्या है? हाइब्रिड। इसको लोग हाइब्रिड बोलते हैं, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, पर इसको लोग हाइब्रिड बोलते हैं। क्या है इसमें? आपको काफी, ये देखो, डीबगिंग का भी आपको फीचर मिला है जो टेक्स्ट एडिटर में होता नहीं है। आप अगर Node.js उठा लो, और Node.js नहीं, सॉरी, जो हम यहाँ पर यूज नोटपैड यूज करते हैं, एक है Notepad++। ये भी काफी यूज होता है, ये भी टेक्स्ट एडिटर है। ये देखो, इसको भी सोर्स कोड एडिटर बोलते हैं, ठीक है? ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट एडिटर भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिखता है। Notepad++, ये खुले, एक मिनट, मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा होगा ये, एक मिनट। जूम का यही मसला है ना, वो स्क्रीन को शेयर करना पड़ता है, मल्टीपल स्क्रीन को। ठीक है, अब आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको? कहाँ गया नोटपैड? ये दिख रहा है आपको? जी 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 दिख रहा है। सो दिस इज जो है नोटपैड। ये भी देखो, इसमें भी आप कोडिंग कर सकते हो, पर इसमें वो फीचर्स नहीं है। इसको आप सोर्स कोड एडिटर ही बोलोगे, ये हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि इसमें वो फीचर्स नहीं है। सिंटेक्स हाइलाइटिंग का फीचर नहीं है इसमें, ठीक है? ये देखो, इसमें कुछ ही फीचर है मामूली से। इस पे आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, तो सोर्स कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? उसी तरह VS कोड, हम VS कोड यूज करेंगे, ठीक है? VS कोड सबसे बेस्ट है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है? ये सोर्स कोड एडिटर है, पर इसको हाइब्रिड भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको काफी चीजें मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं वॉर माई वेरिएबल, ठीक है? माई वेरिएबल नाम से मैंने इसको लिख दिया, और मैंने लिख दिया इस पे 42 में स्टोर कर दिया हमने, ठीक है? अब मैं कंसोल, ये देखो, ये मुझे ये दे रहा है console.log, ये सारी चीजें मुझे वो दे रहा है, ऑटो सजेशन जिसको कहते हैं, console
डॉट लो। अब जाके मैं इस पे माई वेरिएबल, ये जो माई वेरिएबल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये आईडी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। पर इसमें वो कंपाइलर नहीं है जो आईडी के अंदर होता है, इसमें वो पूरा एनवायरनमेंट नहीं है आईडी का, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है। और उसको सोर्स कोड एडिटर हाइब्रिड इसलिए इन्होंने इसलिए इसको नहीं कहा होगा क्योंकि इसमें सारी चीजें नहीं आईडी वाली, ठीक है। तो हमें तो इसको हाइब्रिड बुलाते हैं, ठीक है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वाले इसको सिर्फ सोर्स कोड एडिटर ही बुलाते हैं, क्योंकि ये उनकी चीज है, उनकी तरफ से बनाई गई है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये कैसे डाउनलोड होगा। हम इस पे जाएंगे और जैसे आप ये वेबसाइट खोलोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। एक मिनट में इसको नीचे कर लो, ठीक है। ये आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आएगा और ऑटोमेटिक ये आपका विंडोज या मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये पकड़ लेता है। आपको बस इस पे क्लिक करना है, आप क्लिक करोगे आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो ये जैसे डाउनलोड हो जाए आपको उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 करते जाना है, ठीक है। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। जब इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको ओपन करो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। आपके पास एक ये भी फीचर आएगा इसमें, ये फोल्डर मेरा आपको दिख रहा होगा, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट यहाँ से देख के। फोल्डर नहीं दिख रहा है, एक मिनट। ठीक है अब दिखेगा। आ गया। तो आप क्या करोगे कि यहाँ आप लिखोगे CMD, ठीक है। जैसे CMD लिखोगे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगी। अब कमांड प्रॉम्प्ट भी आपको नहीं दिख रही होगी, मेरे पास आ चुकी है, मुझे इसको भी शेयर करना पड़ेगा। एक मिनट, आ गया। सो कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। आप क्या करोगे यहाँ पर, जिस फोल्डर में आप हो, ठीक है, जिस फोल्डर में आपको वो खोलना है, ठीक है, वहां लिखोगे कोड स्पेस, सॉरी कोड स्पेस नहीं, CMD लिखोगे पहले, ठीक है। या कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास खुल जाएगी। अगेन शेयर करना पड़ेगा, क्या क्या मुसीबत है। अब मैं यहाँ लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। अब जैसे इस पे एंटर करूंगा VS कोड मेरा खुल जाएगा। VS कोड मेरा जिस फोल्डर में चाहिए था मुझे वहां खुल चुका है, ठीक है। सो दिस वाज आवर एनवायरनमेंट सेटअप, दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट सेटअप, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था क्या था कि एनवायरनमेंट को सेटअप करना। सो दिस वाज कि आप VS कोड को डाउनलोड करो, फिर इसको कैसे ओपन करना है वगैरह वगैरह। एक और चीज भी यूज करते हैं हम, ब्राउजर का कंसोल। तो उसको मैं आपको क्लास के एंड में दिखाऊंगा कि ब्राउजर के कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। और कंसोल को भी थोड़ा देखेंगे क्योंकि कंसोल के बारे में आगे मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, तो कंसोल को हम इतना नहीं देखेंगे, उसको थोड़ा ही देखेंगे, ठीक है। अब इस पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, मुझे कोई बताएगा क्या क्या था नेक्स्ट टॉपिक हमारा। डेटा टाइप्स, ठीक है। ये हमारा इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। इन्वायरमेंट सेटअप, डाउनलोड एंड, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये फाइल गिटहब पे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ये वाला जो कोड है, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, क्या क्या पढ़ा था हमने। चलो VS कोड, ठीक है, VS कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, सॉरी इसको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। ये कमेंट क्या है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप परेशान ना हो, बिल्कुल इसको बेसिक से लेके चल रहे हैं। सर नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा, अच्छा हाँ वो सॉरी, स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा। ये इसमें Zoom में सर यही, इससे गूगल मीट जो है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, गूगल मीट। यार उसमें वो पूरी स्क्रीन को शेयर कर देता है। मैं ये नहीं चाह रहा था कि पूरी स्क्रीन को, मतलब जो फालतू की चीजें उसको भी शेयर करने लग जाता है वो। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं। उसमें पर उन्होंने टाइम लिमिट लगा दी है ना, हाँ ये भी है। टाइम लिमिट लगा दी उन्होंने, पेड कर दिया उन्होंने, 40 मिनट पता नहीं 1 घंटा आप कर सकते, ठीक है। तो हमारा जो गूगल मीट से के अलावा एक टीम्स का ऑप्शन है, वो भी बहुत अच्छा है सर। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का 1 घंटे के लिए वो
1 घंटे का सेशन चलता है, लेकिन उसमें भी आप जो जितना चाहें इतना शेयर कर सकते हैं, और उसकी जो वॉइस क्वालिटी वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है सर। ठीक है, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम। अभी हम अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं, वरना क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और ये 1 घंटे में मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जिसका नाम है डेटा टाइप्स। सो व्हाट इज डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कोई बताएगा? डेटा टाइप से मेरा क्या मतलब है? सर बूलियन स्ट्रिंग, ये बूलियन स्ट्रिंग। अच्छा, कितने टाइप की डेटा टाइप्स होती है जावास्क्रिप्ट में? सर नंबर होता है, स्ट्रिंग 3 होते हैं आई थिंक। 7 टाइप्स की। टोटल जावास्क्रिप्ट में 7-8 तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं। हम देखेंगे अभी इसको। 7-8 तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं। हम देखते हैं, अभी जाएंगे उसके लिए हम कहां पर। एक मिनट, खोल लेते हैं W3 स्कूल, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, सो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसमें कहाँ गया डेटा टाइप्स वाला? वेरिएबल्स के अंदर है, इसमें तो नहीं है डेटा टाइप्स का ऑप्शन। ये रहा जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, सो इसमें पूरी लिस्ट थी, वो लिस्ट हम इस वेबसाइट पे देखते हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन नीचे भी ऑप्शन है कहाँ पर? यहाँ पे लिखा ये हुआ आ गया, बस आ गया डेटा टाइप्स। है। बैक का है ना उधर। सो 7 तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये मैसेज, इस पे हम एक डेटा पास कर रहे हैं। वो डेटा क्या है? स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब आप पूछोगे कि स्ट्रिंग क्या होती है? सो एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक है, 7 तरीके की डेटा टाइप। देयर आर 7 टाइप्स, 7 डेटा टाइप्स लिख देते हैं। देयर आर 7 डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर क्योंकि नंबर सबसे इजी है, उसको देख लेते हैं। सो नंबर में क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर में आते हैं आपके इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब इंटीजर क्या है? जो हमारे ये नंबर्स हैं, इनको इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो 0 से लेकर माइनस से लेकर प्लस। ठीक है, मतलब 0 से नीचे जो जब हम जाते हैं तो माइनस में हो जाते हैं, -1 -2 लाइक दिस। ठीक है, -1 -2 ऐसे करके। ठीक है, 0 1 2। सो these are called integers, जिसमें माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ जाती हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 1 और 2। ठीक है, अब ठीक है, नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, इनको कहा जाता है इंटीजर। और एक और चीज आती है इसमें, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये 1.1 2.3 लाइक दिस। ये माइनस में भी होंगी। ठीक है, -1.1। ठीक है, 0 तो 0 भी फ्लोटिंग पॉइंट में होता है लाइक दिस। ठीक है, सो दीज आर फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब दूसरी लैंग्वेज में पता है क्या होता है? दूसरी लैंग्वेजेस में जो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस होती हैं। अब मुझे आपको इसके बारे में बताना है कि स्ट्रांगली टाइप और वीकली टाइप जिसको कहते हैं लैंग्वेजेस, आपने सुना होगा कि एक लैंग्वेज होती है स्ट्रांगली टाइप। तो स्ट्रांगली टाइप का मतलब ये है कि मैं आप जावास्क्रिप्ट का बता दूं कि जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आप जो है बता नहीं रहे होते हो, ये जैसे कि वेरिएबल मैंने बनाया। अब वेरिएबल आगे देखेंगे, वो आगे टॉपिक है हमारा, पर आप देख लो यहाँ पर कि वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 23। अब मैंने यहाँ बताया नहीं, ठीक है,
वरना दूसरी लैंग्वेज में C++ में देखूं तो C++ में मुझे ऐसे लिखना पड़ता था। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये इसका कीवर्ड ही नहीं है जावास्क्रिप्ट का, ये C++ का कीवर्ड है। ठीक है, C++ में हम जो है ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जावा में भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं इंटीजर करके। जावा मतलब जो ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज होती है, स्ट्रॉन्ग में लिख देता हूं ऊपर, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस, जावा एंड C++। ठीक है, तो जावा और C++ में कैसे हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को? ऐसे डिफाइन करते हैं, इंटीजर ए मतलब वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप हमने यहाँ दे दी। अब क्या होगा कि मैं इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज को इसमें स्टोर नहीं करा सकता हूं, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिकली टाइप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टैटिकली टाइप भी आप इसको बोल सकते हो। क्या अब इसमें आपने एक मर्तबा बता दिया कि बस इसमें इंटीजर ही आएगा तो इंटीजर ही आएगा, ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, सो जावा और C++ क्या है? एक तो स्ट्रांगली टाइप्ड है और एक स्टैटिकली टाइप्ड है, मतलब ये दोनों है। ठीक है, दोनों कैसे? स्ट्रांगली इस वजह से कि हमने यहाँ पर उसकी टाइप बता दी एक्सप्लिसिटली। ठीक है, क्योंकि मेरे वर्ड्स पे नहीं जाना, ठीक है, मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अब इसका मतलब ही बताता हूं मैं आपको। एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है आप लोगों को, implicitly मैं बताता हूं इसका मतलब आप लोगों को। एक होता है इम्प्लिसिट, देयर आर टू थिंग्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट क्या है, इम्प्लिसिट क्या है? ठीक है, हम वो देखते हैं। इसको मैं नीचे ले जाता हूं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक है, ठीक है, क्योंकि हमारे बेसिक से लेके जाना पड़ रहा है, इसलिए हर चीज को मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट, अब एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि आप उसको खुद से बताओ, आप इसको खुद से बता रहे हो ना यहाँ पर कि इंटीजर ए। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इंटीजर माय वॉर इज इक्वल टू 42। इंटीजर की वैल्यू दे दी है, नंबर की वैल्यू दे दी है मैंने। ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली मुझे इसको बताना पड़ रहा है। अब मैं एक स्ट्रिंग की वैल्यू देता हूं, माय स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है? जो भी मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रिंग में ऊपर बता रहा था, फिर मैंने बाद में कहा कि बाद में बताऊंगा, फिर अभी बता देता हूं मैं, फिर इसको बाद में भी देखेंगे कि कोई भी चीज इन डबल कोट के बीच में आएगी, या ये डबल कोट्स या सिंगल कोट या डबल कोट, इन दोनों में से कोई भी इनके अंदर आ जाती है कोई भी वैल्यू, मैं 42 लिख देता हूं। अब ये नंबर नहीं रहेगी, अब ये स्ट्रिंग कहलाएगी, या मैं कोई भी टेक्स्ट, एनीथिंग, आई एम अ स्ट्रिंग। ठीक है, आई एम अ स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने क्या लिखा? डबल कोट के अंदर आई एम अ स्ट्रिंग। आप इसको सिंगल कोट भी दे सकते हो, दोनों चीजें वैलिड है। अब आप पूछोगे कि भाई डबल कोट्स और सिंगल कोट में फर्क क्या हुआ? वो आगे का टॉपिक है, वो भी नहीं जा रहे उस पर। ठीक है, ये टॉपिक भी आएगा कि डबल कोट्स और सिंगल कोट में क्या फर्क है, पर आप अभी समझो कि आप दोनों का यूज कर सकते हो। स्लाइड सा डिफरेंस है वो हम आगे जाके देखेंगे। पर स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या है? कोई भी चीज, एनीथिंग इनसाइड दीज डबल या सिंगल कोट्स। यहां लिख भी देता हूं ताकि हमारे पास डेटा भी मौजूद रहे, नोट्स भी। एनीथिंग इनसाइड दिस, anything inside these single or double quotes are called strings। ठीक है, कोई भी चीज, anything, अब वो ये डॉलर साइन भी हो सकता है, ये परसेंटेज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब एवरी कैरेक्टर, नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कोई भी चीज अगर इसके अंदर आ गई,
डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। क्लियर हो रही है आप सब लोगों को बात कि स्ट्रिंग क्या चीज है? जवाब दें मुझे, व्हाट इज हाँ स्ट्रिंग? जी ठीक। एनीथिंग इनसाइड डबल कोट और सिंगल कोट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। और जो डबल कोट और सिंगल कोट के बाहर अगर नंबर की फॉर्मेट में है तो वो नंबर कहलाएगी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में इसको इंटीजर भी कहा जाता है, पर जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में ये नंबर कहलाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये थे एक्सप्लिसिट, मैंने आपको एक्सप्लिसिट का बता रहा था कि मैंने यहाँ पर खुद बता दिया, मैंने यहाँ पर इसको खुद बता दिया कि भाई साहब इसके अंदर अब स्ट्रिंग ही आएगी, मैंने यहाँ इसको बता दिया। तो क्या हुआ, एक तो ये स्ट्रांगली टाइप्ड हो गई कि आप इसके अंदर अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप इसके अंदर ये नहीं कर सकते कि माई स्ट्रिंग, आप इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते 42, ये अलाउड ही नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेजेस, टाइप लैंग्वेजेस और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस, स्ट्रांगली टाइप्ड। स्ट्रांगली इसलिए कह रहे हैं कि स्ट्रांगली हमें ये बताना पड़ रहा है इसको नहीं कि ये इसके अंदर वैल्यू क्या आने वाली है, तो हमें यहाँ पता चल रहा है ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। और एक्सप्लिसिट इसलिए क्योंकि हमें यहाँ खुद बता रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट क्या है उसकी भी मिसाल देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज इम्प्लिसिट, ठीक है, उसमें हमें बताना नहीं पड़ता है। अब इम्प्लिसिट की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट लाइक जावा स्क्रिप्ट, PHP, यहाँ लिख भी देता हूँ, लाइक जावा C++ etc। उसी तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, PHP एंड वेरी फेमस पाइथन। तो अब जो है मैं जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को ऐसे बनाते हो, वॉर लेट और कॉन्स्ट भी एक चीज है पर वो आगे के लिए, ठीक है, उसको अभी हम नहीं देखेंगे। जब अब ES 6 पे आएंगे ना, ECMAScript 6 पे, जो कि ECMAScript जावास्क्रिप्ट का जो 2015 वाला वर्जन है, उसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो आगे जाके देखेंगे जब हम ECMAScript शुरू करेंगे। सो वॉर, ठीक है, और मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम दे दिया माई वॉर, और इसमें मैंने एक वैल्यू दे दी यहाँ पर 42। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पर कोई भी इंटीजर ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ इंटीजर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, ये मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो इम्प्लिसिट का मतलब यही है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो खुद ही समझ रहा है, जावास्क्रिप्ट इस वैल्यू को देख के ही समझ रहा है कि ये क्या है, एक नंबर वैल्यू है। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज उसको ऑफ कर लें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट खुद ही समझ लेगा, जावास्क्रिप्ट will understand on its own that it is certain type of value. You don't have to tell JavaScript, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट को स्मार्ट भी समझ सकते हो और इसको एज अ डम भी समझ सकते हो, ये जो है क्योंकि आपको इसमें इसको बताना पड़ रहा है। एक्सप्लिसिट का मतलब ये कि आपको उसको बताना पड़ रहा है, यू आर explicitly telling C++ and Java, ठीक है, to store only this type of values, ठीक है। आपको खुद बताना पड़ रहा है एक्सप्लिसिटी में। जब आप खुद से बताते हो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट। और जब आप खुद से नहीं बताते, जावास्क्रिप्ट उसको खुद समझ ले, क्यों मैंने यहाँ 42 लिखा है, अब आप भी समझ जाओगे क्या ये इंटीजर या नंबर है, तो जावास्क्रिप्ट उसको एज अ इंटीजर ही काउंट करेगा, ठीक है। आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको वीकली टाइप इसलिए बोलते हैं, वीकली टाइप नहीं, हाँ वीकली टाइप ही शायद इसका नाम, ठीक है ना। वीकली टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि सॉरी डायनामिक सॉरी, वो क्या था, स्टैटिक था, ठीक है। जावा और C++ क्या था, स्टैटिक था। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये अलाउड नहीं है
किसमें अलाउड नहीं है? स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में, ठीक है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज में ये अलाउड नहीं है कि आपने यहाँ स्ट्रिंग बताया है इसको और आप फिर बाद में उसको नंबर में उसके अंदर नंबर डाल रहे हो, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट में आप ऐसा कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा माय वॉर और उसमें वैल्यू डाल दी मैंने, सॉरी, आई एम ए स्ट्रिंग, सो ये अलाउड है, दिस इज अलाउड इन dynamically typed languages, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनेमिकली टाइप्ड प्लस लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें आप जो है लूजली या वीकली, ठीक है, उसमें आप जो है ऐसे बता नहीं रहे हो उसको कि यार इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? एक्सप्लिसिट क्या है, इम्प्लिसिट क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, या डायनेमिक लैंग्वेज क्या होती है, या वीकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई सवाल हो तो इसमें पूछे। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट जो है तो ये हाइब्रिड है, मतलब स्टैटिक भी और नहीं, स्टैटिक नहीं है, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक है। आपने देखा ना कि मैं यहाँ मैंने नंबर बताया, उसको नीचे जाके मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, तो ये डायनेमिक नेचर है इसकी। ये स्टैटिक क्या होती है कि आपने एक मरतबा बता दिया उसको कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ही देगी। देखे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 42 में इसको असाइन कर रहा हूँ जहाँ मैंने स्ट्रिंग बताया हुआ था, दिस इज नॉट अलाउड। आप ये जावा में ट्राई करना तो ये आपको एरर देगा, पर जावास्क्रिप्ट में अलाउड है, ये जावास्क्रिप्ट में अलाउड है जी। कोई सवाल हो तो पूछे। अभी 29 लाइन डिफाइन करें। 29 लाइन जो है वो आप देखें ना, मैंने क्या दिया हुआ यहाँ पर, मैंने माई स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप दी हुई, ये डेटा टाइप है ना। मैंने क्या बताया, एक तो नंबर बताई मैंने आपको और एक स्ट्रिंग बताई। नंबर का आपने देख लिया, ठीक है। अब आप इसके अंदर सिर्फ नंबर स्टोर कर पाओगे। आप अगर मैं इस माई वॉर में अगर मैं कोई वैल्यू स्ट्रिंग डालता हूँ, आई एम स्ट्रिंग नाउ, सो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये अलाउड ही नहीं है, पर जावास्क्रिप्ट में देखो ये अलाउड है, दिस इज अलाउड। ये PHP में भी अलाउड है क्योंकि वो भी डायनेमिकली लैंग्वेज है। एक और चीज भी देख लेते हैं हम यहाँ पर ही। एक मिनट, चलो उसको बाद में देखते हैं उसको, ठीक है। अभी हम डेटा इम्प्लिसिटली सर, जी ये इम्प्लिसिटली जो होता है तो वो मतलब उसके कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू होता है इम्प्लिसिट, ठीक है। और एक्सप्लिसिट जो हम उसे हमारे थ्रू होता है, जो हम जैसे हम C और C++ एंड जावा में करते हैं ना। जावा में भी कंपाइलर होता है, पर जावास्क्रिप्ट में क्या इंटरप्रेटर है, उससे वो फर्क नहीं पड़ता है। पर ठीक है, जावास्क्रिप्ट को उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। वो समझ जाती है कि भाई ये वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू को देख के समझ जाती है, तो ये थोड़ी स्मार्ट है, आप ऐसा तो कह सकते हो। ये डायनेमिक है। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, अपने आप को चेंज कर ले, तो यहाँ चेंज कर रही है ना टाइप अपनी, पहले यहाँ नंबर थी, यहाँ जाके वो स्ट्रिंग हो गई, तो डायनेमिक नेचर इसलिए। जी। स्टैटिक क्या होती है, वो स्टैटिक थी जैसी थी वैसी ही है। समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, हमने HTML फाइल्स में जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों किया? वो इसलिए किया ना क्योंकि हम डायनेमिक नेचर अपनी वेबसाइट में लाना चाहते थे, क्योंकि HTML और जावास्क्रिप्ट से पहले हर वेबसाइट स्टैटिक थी, मतलब जैसी थी वो वैसी ही है। अब मिसाल के तौर पर हमने फेसबुक ओपन किया, ठीक है, आपने फेसबुक को ओपन किया, अब आपके पास जब भी रिफ्रेश करते हो आपके पास डिफरेंट डेटा आ रहा होता है। कैसे आता है वो? आपके पास ऐसा तो नहीं होता ना कि वो सेम डेटा बार बार ही आ रहा है आपके पास। इसलिए फेसबुक को क्या कहा जाता है, डायनेमिकली डेटा वहां पर आता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा होता है? ये कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक लैंग्वेज, ठीक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि मतलब वो अपने आप को चेंज करे, ठीक है। अब वो चीज जो मैं बताने वाला था मैं अभी बता देता हूँ, केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव। सो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जावा है, C++ है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, और etc। तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और केस इनसेंसिटिव, इसकी मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसमें आप PHP को ले लो, PHP में आपको केस सेंसिटिविटी नहीं मिलती है, इस PHP ETC, और भी लैंग्वेजेस होंगी मुझे अभी याद नहीं आ रही। अब केस सेंसिटिव को देख लेते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? सेंसिटिव, ये इस पे आप फोकस करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अब ये चीज आती है वेरिएबल के अंदर, तो मैं काम करता हूँ वेरिएबल पहले आपको समझाऊं, फिर ये समझाऊं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो उसके लिए माफ करना। मैं इसको बाद के लिए बचा के रखता हूँ, इसको मैं नीचे करता हूँ। ठीक है, अभी हमने जो है डेटा टाइप्स जो है, हम इसको, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ ताकि, एक मिनट, ये चीजें जो है मैं यहाँ से उठा के ऊपर डाल देता हूँ ताकि हमारा जो फ्लोर है वो सही रहे। यहाँ से उठा के ये कट किया मैंने, और मैं इसको डेटा टाइप से पहले डालूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो क्लियर है ना आपको? किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ये सारी बेसिक है, क्योंकि आपकी अगर बेसिक बनी होगी ना तो आप छा जाओगे इस फील्ड में। जावास्क्रिप्ट में आप मास्टरी जबरदस्त तरीके से कर लोगे। अगर आपके बेसिक्स ही कच्चे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको यही नहीं पता कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है, ठीक है, डेटा टाइप क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो देयर आर 7 डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट हमने देखी नंबर, ये जो भी इंटीजर की वैल्यू है, इंटीजर भी बोला जाता है इसको, नंबर भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज नंबर टाइप और दिस इज फ्लोटिंग टाइप। मतलब ये भी नंबर ही है जावास्क्रिप्ट में। फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी, फ्लोटिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि इंटीजर के बाद कोई पॉइंट की वैल्यू है। ये 2.3 लिखा हुआ ना, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ये पॉइंट को हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं और इसको हम फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं, पर हैं दोनों नंबर ही। These both are numbers. These both are numbers. These both are numbers. Both are numbers. ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली ये थी, इसके बाद है एक स्ट्रिंग को देख लेते हैं। स्ट्रिंग मैंने आप लोगों को बताया, पहली स्ट्रिंग क्या है? एनीथिंग इनसाइड दिस डबल कोट्स, एनीथिंग इनसाइड डबल और सिंगल कोट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल और यहाँ डबल कोट्स के अंदर, मैंने अभी डबल कोट्स लगाए हुए, आप सिंगल कोट भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उसमें मेजर माइनर से ही फर्क है, वो आगे जाके हम देखेंगे उस चीज को। इसके बाद क्या आती है? इसके बाद जो है मैं एक मिनट बाद देख लूं। उसके बाद बूलियन, इसके बाद है बूलियन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बूलियन। ठीक है, या आप डिसीजन मेकिंग करते हो तब काम आता है। इसको तो समझना है, क्योंकि आप इफ एल्स या लूप्स, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसको आप समझे अच्छे से। इसमें क्या क्या आता है? ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मैं यही लिख देता हूँ, ट्रू इज इक्वल टू 1, यहाँ उसको 1 ही लिख देता हूँ, ये बेहतर रहेगा, और ये 0। ठीक है, ट्रू या 1, ट्रू या और लिख देता हूँ, ये से रहेगा 2 और 1, फॉल्स और 0। मतलब बूलियन क्या है? वो आपको दो तरीके के आउटपुट देती है, या तो ट्रू होगी वैल्यू, या तो फॉल्स होगी। या तो वो सच होगा, या तो झूठ होगा। या तो या वो 1 होगा, या तो 0 होगा। तो ट्रू को 1 भी कहते हैं। ट्रू is also denoted as 1, and false is also denoted as 0। ठीक है, ट्रू को 1 भी कहते हैं और फॉल्स को 0 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होते क्या है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो लिखते हैं ना, इफ, ये कंडीशन मैं अभी इसको समझाऊंगा नहीं। ठीक है, इफ ट्रू, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो। एल्स
एल्स, इसको ऊपर ले आता हूं, इससे प्रिंट कर दो। अगर वो ट्रू नहीं है तो इससे प्रिंट कर दो। ठीक है, बूलियन में आपको दो ही वैल्यूज मिलती हैं, यहाँ तो ट्रू या फॉल्स। जैसे कि नंबर में आपको तो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, 0 से फिर नीचे होती हैं वैल्यूज माइनस में। उसी तरह स्ट्रिंग में आप कुछ भी दे सकते हो, जो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर, आप इसके अंदर ट्रू भी लिख सकते हो, फॉल्स भी, पर वो स्ट्रिंग कहलाएंगी, ठीक है ना, बूलियन नहीं कहलाएंगी, क्योंकि डबल कोट के अंदर है या सिंगल कोट के अंदर है। ये इसके अंदर दो ही वैल्यूज होती है, यहाँ तो ट्रू यहाँ तो फॉल्स, यहाँ तो ट्रू यहाँ तो फॉल्स, यहाँ तो 1 या 0। ठीक है, ये कंडीशनल कामों के लिए यूज होती है। अगर ऐसा हो, अगर यूजर लॉगिन हो तो उसको ये दिखा दो, ठीक है, अगर यूजर लॉगिन हो, इफ यूजर is logged in, if user is logged in, तो मैं ये कर देता हूँ, show is him his feed। अगर ये आवाज बार-बार डिस्कनेक्ट। अगर ये ट्रू नहीं है, आवाज सही आ रही है अभी? रुक रुक कर आ रही थी अभी तक, अभी सही हो गई। असल में नेट का थोड़ा मेरा इशू है, बार बार वही दिखावा भी आ रहा है कि अनस्टेबल आ रहा है। बहरहाल मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में ये ठीक होगा। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है, अब ये पता है वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन होगा, वॉर यूजर इज लॉग्ड इन, और उसकी वैल्यू यहाँ पर, यहाँ तो ट्रू दी होगी, यहाँ तो फॉल्स दी होगी। अगर ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, यहाँ कुछ भी लिख जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर शो इज फीड के मतलब यहाँ पूरा कोड लिखा होगा उसको, उसकी फीड। जैसे कि आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो जब आप लॉगिन कर लेते हो तो बैकएंड पे ये कंडीशन चल रही होती है कि क्या पासवर्ड इसका सही है, वहां लिखा होगा ट्रू, अगर पासवर्ड सही होगा तो, वरना वो फॉल्स कर देगा। कंडीशन जो भी होगी उस हिसाब से यहाँ शो करेगा। इफ एल्स हम अभी नहीं सीख रहे, पर अब ये इन कामों के लिए यूज होता है, ट्रू या फॉल्स, और इसको आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि आगे सारा काम कंडीशन बेस्ड ही चलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बूलियन, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ज्यादातर ट्रू या फॉल्स ही यूज होता है, 1 और 0 हम इतना यूज नहीं करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, ट्रू या फॉल्स ही यूज हो। पर अगर आप 1 भी लिख दोगे ना यहाँ पर अगर आप 1 भी लिख दोगे तो ये इसको इधर ट्रू ही मानेगा और ये ब्लॉक चल जाएगा। ये ब्लॉक तब चलता है जब यहाँ फॉल्स हो। तो इफ एल्स पे अभी आप परेशान ना हो, ठीक है, वो इफ एल्स की कहानी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इफ एल्स या कंडीशनल लॉजिक सून। ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो बूलियन समझ में आ गया, बूलियन क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम रिएक्ट पे जाएंगे तो ये चीज आपके काम आएगी। रिएक्ट क्या, ये पूरी जी सही है। ये बेसिक्स हैं। ठीक है, ये आपको करने ही करने हैं। जो आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हो इसका बहुत यूज करोगे। ठीक है, बूलियन हो गया। इसके बाद मेरे ख्याल से है एक नल टाइप की वैल्यू भी है। ठीक है, नल नाम से जाहिर है, देयर इज नथिंग। आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसको नल की वैल्यू दे दी, तो नल का मतलब है कुछ भी नहीं है, खाली है, वॉइड है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो देयर इज नथिंग, नल का मतलब यही है। नल का क्या मतलब है, देयर इज नथिंग। इसको नंबर वार लिख देता हूँ, नंबर हो गया 2 स्ट्रिंग, थर्ड इज बूलियन। बूलियन देख लिया हमने, नल फोर्थ। सो नल क्या है, देयर इज नथिंग, इसको void भी कहते हैं, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी, void और एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। पांचवी है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड और इसमें नल में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दोनों आपको एक जैसी लगती है पर एक जैसी है नहीं। अनडिफाइंड का मतलब, अनडिफाइंड मींस वेरिएबल is declared but not defined,
मतलब आपने डिफाइन तो कर दिया वेरिएबल को, बना तो लिया है, पर आपने उसकी डेफिनेशन नहीं की है। डेफिनेशन का मतलब इसके अंदर कुछ डाला नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये देखो ना, मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया, उसको फिर इसको वैल्यू भी दे दी है। मतलब वैल्यू दे देना, उसको डिफाइन करना, उसको यहाँ वैल्यू दी है, मैं स्ट्रिंग भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। तो वैल्यू देना मतलब डिफाइन करना, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वैल्यू देना या डिफाइन करना बात एक ही है। डिफाइन करने का मतलब जो कहते हैं ना, डिफाइन, आपने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, तो डिफाइन करने का मतलब यही है कि आपने उसको वैल्यू दी है। तो मैंने इसको वैल्यू दी है तो ये डिफाइन होगा, अब ये अनडिफाइंड नहीं रहेगा। अगर मैं इसको वैल्यू नहीं देता, अगर मैं इसको वैल्यू नहीं देता, ऐसे करता, तो ये कहलाता अनडिफाइंड, ठीक है। नल की भी एग्जांपल एक मैं लिख देता हूं, मैंने नल की एग्जांपल लिखनी थी। सो वॉर नल एग्जांपल, ठीक है, वॉर नल एग्जांपल, और उसमें मैं नल डाल देता हूँ। तो नल में आपको बताना पड़ेगा उसको, पर अनडिफाइंड में ऐसा नहीं है। अनडिफाइंड में जो है, अगर आप नहीं बताते हो उसको कोई टाइप, तो वो खुद जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली उसमें अनडिफाइंड, आप बताओ मैं क्या बता रहा हूँ, इम्प्लिसिटली उसमें अनडिफाइंड वो डाल देता है। इसका क्या मतलब है, जल्दी बताओ। अगर आपको इम्प्लिसिटली समझ में आ चुका है तो ये आप इसका आंसर कर दोगे। किस तरह सर, दोबारा बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते हो, डिफाइन नहीं करते हो उसको, ये मैंने डिफाइन नहीं किया ना, मैंने आई ओनली जी जी। डिक्लेयर का क्या मतलब होता है, मैंने बस उसका नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, वॉर, और ये कहलाती है डिक्लेरेशन, ठीक है, पर ये डिफाइन नहीं किया मैंने इसको, बट आई जी डिडंट डिफाइंड इट। जावास्क्रिप्ट will implicitly नाली। add undefined to this variable। अब बताओ उसका क्या मतलब है। implicit पे मैंने बहुत जोर दिया है, तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए। बताओ मुझे, कोई भी बताए कि implicitly ऐसे आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मैंने वो खुद डिक्लेयर किया खुद ब खुद ही, तो जावास्क्रिप्ट उसमें implicitly undefined को डाल देता है। अब बताओ। वो खुद ही उसको अनडिफाइन करार देता है, क्योंकि यहाँ पे हमने उससे कुछ वैल्यू असाइन नहीं की ना, तो मतलब वो खुद ब आप खुद ही ये कहना उसको। चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको उठाएगा, ठीक है, जी यहाँ जी। पर लिखेगा नहीं, यहाँ इसको अनडिफाइंड दे देगा, ऐसे हाँ जी, जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली खुद करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। खुद ही। You can explicitly define it, but don't need to define, because JavaScript will define it on its own, उसके implicit नेचर की वजह से, ठीक है। implicit का मतलब आप मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जी अनडिफाइंड जी भी हो गया, अनडिफाइंड भी हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी जो है हमारी जी। छठी जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि किंग है जावास्क्रिप्ट पे। अगर आप ये समझ गए, अगर जो ये नेक्स्ट डेटा टाइप में करवाने वाला हूँ, अगर ये समझ गए, तो मतलब जावास्क्रिप्ट में आप बादशाह हो जाएंगे। कौन जवाब दे सकता है मैं क्या लिखने वाला हूँ अभी? जिसको पता है वो बता सकता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हु इज द किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट? कौन सी टाइप ऐसी है जो जावास्क्रिप्ट में किंग है? मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट उस पर बेस्ड है यार। स्ट्रिंग। नहीं, स्ट्रिंग को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, स्ट्रिंग नहीं है। लगा कोई मसला नहीं है। कोशिश किया करो, आप बोला करो, इससे क्या होगा कि एक टू वे इंटरेक्शन होती है ना, तो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है। जी बताएं क्या चीज है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फंक्शन सर। 1 मिनट में दे रहा हूं, जल्दी बताएं। ऐसी कौन सी चीज है जो जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और जावास्क्रिप्ट पूरी इस पे ही बेस्ड है? अब जहन में नहीं आ रहा सर, आप बताइए। तुक्का फंक्शन मार नहीं है दो सर। मेरे भाइयों, तुक्का मारो। वो नहीं कहता था, कौन है जो अभी बेचारा गुजर गया था, अमिल लियाकत साहब, वो कहते हैं मुसलमानों तुक्का मारो। एक मीम भी चली थी काफी ये। तो आप लोग भी तुक्का मारे कि वो क्या चीज हो सकती है कि जिसपे मैं इतना जोर दे रहा हूँ। उस पर जोर देने का मतलब ही यही है कि आप उस पर फोकस करो, बस ये मकसद है मेरा, और कुछ नहीं है। वरना मैं बताने पे आया हूं तो ऐसे बता सकता हूँ, पर ये किंग है भाई, इसको ऐसे तो हम डिफाइन नहीं करेंगे ना।
किंग को किंग की तरह रखा जाता है। तो उसको आप समझ गए। तो एक बंदे ने सही जवाब ऑपरेटर्स। एक बंदे ने सही जवाब दे भी दिया है कमेंट्स में जी। अब आप 2 जवाब आए, बताएं। 2 जवाब। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। यूनिवर्सल शॉपिंग भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझ गए तो जावास्क्रिप्ट समझ गए, सीधी बात है। ऑब्जेक्ट्स आर किंग, ऑब्जेक्ट्स आर किंग। और जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट बनते हैं, ये आपको बता दूं, दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट बनते हैं। वो क्लास और ऑब्जेक्ट का थोड़ा इसमें है जावास्क्रिप्ट में, पर वो बिहाइंड द सीन प्रोटोटाइप्स का यूज कर रहा होता है। पर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, अगर सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो अलग तरीके से डिफाइन होता है। ऑब्जेक्ट्स आर किंग इन जावास्क्रिप्ट, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ये किंग है यार, इसको रिस्पेक्ट दो। किंग इन जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट्स आर किंग इन जावास्क्रिप्ट। एवरीथिंग, फ्रिकिंग एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। कोई भी चीज सर ये हमारा लास्ट टॉपिक है या नहीं, फंक्शन इसके आगे जाएंगे? नहीं, इसके बाद तो वेरिएबल का है, वो वेरिएबल को मैं जल्दी से घुमा लूंगा क्योंकि वेरिएबल तो मैं ऑलरेडी ऊपर बता, बस को डिफाइन करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर किंग इन जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। के जावास्क्रिप्ट के हर चीज, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट ही है। अगर मैं आपको टाइप ऑफ करके दिखाऊं उसको, आप परेशान हो जाओगे यार, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। इसका प्रूफ भी आपको देता हूं कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरी रिसर्च करके ही बात करता हूं। ठीक है, अब ये कोई अपनी ये फेंके जा रहा है जो दूसरी लैंग्वेजेस से आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में जावा ऑब्जेक्ट को इतनी इज्जत नहीं मिलती है। हाँ, ऊप्स को मिलती है, उसमें ऑब्जेक्ट का। ये देखो, अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये देखो, ये W3 स्कूल वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर किंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर किंग। इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स, यू अंडरस्टैंड, ये दिख रहे हैं ना स्क्रीन आपको, W3 स्कूल वाली। इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स, यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। क्या मतलब है इसका? कि ऑब्जेक्ट को समझ के भैया तो जावास्क्रिप्ट में आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, आप खुद किंग हो जाओगे जी। जावास्क्रिप्ट में। इन जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, के हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। बूलियन कैन बी ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रिंग है, नंबर है, इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोला जाता है। किनको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है? प्रिमिटिव इसलिए कहा जाता है कि शुरू में यही आई थी। ठीक है, C++ में देख लो तो शुरू में ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं था। जो फर्स्ट लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, सी लैंग्वेज आई थी, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं होते थे। तो उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप थी, जो कि ये थी, बूलियन थी, नंबर थी, स्ट्रिंग थी। ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट में उनको एज अ ऑब्जेक्ट भी आप कर सकते हो, एज अ प्रिमिटिव भी आप उसको यूज कर सकते हो, एज अ ऑब्जेक्ट भी। ऑब्जेक्ट का आप कब करोगे? जब आप न्यू कीवर्ड से करोगे। पर न्यू कीवर्ड से आप कंफ्यूज ना हो, आप विदाउट न्यू कीवर्ड भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा ना, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट तरीके से है। ठीक है, ये आपको समझना लाजमी है। तो देखें, बूलियन कैन बी ऑब्जेक्ट्स, नंबर कैन बी ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग कैन बी ऑब्जेक्ट, डेट्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स, मैथ, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, अरे क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये देखें, ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यूज एक्सेप्ट प्रिमिटिव्स। ठीक है, प्रिमिटिव्स। अब प्रिमिटिव्स क्या है? प्रिमिटिव आपकी यही है, बूलियन है, नंबर है, स्ट्रिंग है। मैं अगर आपको लिस्ट ऑपरेटर्स। नहीं, ऑपरेटर अलग चीज है मेरे भाई, ऑपरेटर को इनके साथ मिक्स नहीं करो। ऑपरेटर अलग चीज है मेरे भाई, ऑपरेटर पे हम आएंगे। अभी आप ठीक ऐसा है, ठीक समझो, है। आपके माइंड, अभी जो भी आपने कहीं और से सीखा है इसको भुला दो। बस 15 मिनट, 10 मिनट जी बस, जी। 7:45 तक फहीम भाई हम क्लास को इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, व्हाट आर primitives in JavaScript या एनी लैंग्वेज, व्हाट आर, मैंने इसको ओपन किया, ये लिखा हुआ है, in JavaScript a primitive data type is a data type that is not an object and has no methods or properties. There are 7 primitives, ये लिखा हुआ है ना, primitive data type, string, number, begin। अब आप कहोगे यार, अब आप यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, यहाँ पर आप इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, आप इसको प्रिमिटिव बोल रहे हो। तो मेरे भाई, जावास्क्रिप्ट में आप इनको एज अ ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट वालों ने आपको इनको एज अ, ताकि आप इनके मेथड्स यूज कर सको, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कुछ मेथड्स आते हैं। आप मेथड्स क्या है? मेथड फंक्शन ही है, पर हमने फंक्शन अभी पढ़े नहीं है। तो आप ये फिलहाल सिर्फ सुने, ठीक है, आगे जब हम जाके हम फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। पर फिलहाल आप ये देखें कि आप
ये जो विदाउट न्यू कीवर्ड अगर मैं करता हूं तो वो प्रिमिटिव्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये फिलहाल प्रिमिटिव्स है, ठीक है। दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कौन कौन सी? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन वगैरह वगैरह, ये सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या है देख लेते हैं। व्हाट आर प्रिमिटिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव, ये भी आप थोड़ा देख लें। प्रिमिटिव इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, in computing language, primitives are the simplest element available in a program. Primitive is the smallest unit of processing available to a ये तो नहीं है मेरे ख्याल से। primitive, what do you mean by, इसको लिखते हैं ऐसे, primitive data types। हमें इसका मतलब जानना है ना कि primitive का क्या मतलब है। primitive data is either a data type that is built into a programming language, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आती है तो इसको प्रिमिटिव हम कहते हैं। तो ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आती हैं, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट में है आप उनको एज अ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे यहाँ लिखा बूलियन कैन बी ऑब्जेक्ट, सर नंबर। हमारे पास बुलियन हो गया ये चीज, और ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है ना, यहाँ भी लिखा हुआ है, सॉरी, ये देखो आप, प्रिमिटिव वैल्यू इज अ वैल्यू दैट हैज नो प्रॉपर्टीज और मेथड्स। कि प्रिमिटिव वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके अंदर ना तो मेथड्स होते हैं ना प्रॉपर्टीज होती हैं। मेथड्स और प्रॉपर्टीज किस में होती है? ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है। पर ऑब्जेक्ट हमने पढ़े नहीं है, ऑब्जेक्ट हम आगे जाके देखेंगे। अभी जो हम अभी देख रहे हैं इसमें इसमें मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट क्या है। सर आपकी क्लास एक 5 मिनट और चलेगी ना? हाँ 5 मिनट और चलेगी, ठीक है। जी, तो मैं लीव कर रहा हूँ सर, मेरा बहुत ज़रूरी काम आ गया, अर्जेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये अपलोड करेंगे आप वीडियो ना? मैं अपलोड कर दूंगा। खैर लास्ट से मैं देख, जी जी ठीक होगी। ठीक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जो है आर किंग इन जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर चीज एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। डोम ले लो, कोई भी चीज ले लो, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होती है। अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स हैव, ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या, अब ये समझो ऑब्जेक्ट क्या है। अब ये जो ऑब्जेक्ट को समझने से पहले आपको एरे समझना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग। अब एरे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। एरे को मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, फिर आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में आएगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स we have to understand arrays। अब एरे क्या है, कोई बताएगा एरे, व्हाट इज एरे? एरे क्या है? एक काम करते हैं, एरे को समझने से पहले हम वेरिएबल समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, फिर हम एरे पे आते हैं, ठीक है। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको नहीं पता वेरिएबल्स क्या होते हैं तो उनके लिए अब वेरिएबल्स पे थोड़ा आते हैं। वेरिएबल को थोड़ा हम देख लेते हैं। ये ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद बस 5 या 10 मिनट और, बस इसके बाद बंद करते हैं। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल क्या है? इज लाइक अ कंटेनर, वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर। अब कंटेनर से क्या मतलब होता है? कंटेनर का क्या मतलब है? यहाँ इसको आप बॉक्स भी बोल लो। कंटेनर का मतलब होता है उसमें आप कुछ चीजें डाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और कैसे डिफाइन होते हैं? हाउ वेरिएबल आर डिफाइंड, हाउ वेरिएबल आर डिफाइंड। डिफाइन कैसे होते हैं वेरिएबल्स? वेरीफाइड डिफाइंड होते हैं इसके थ्रू 3 तरीके से होते हैं। वॉर, लेट, जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 तरीके से होते हैं, लेट एंड कॉस्ट। अब ये लेट एंड कॉस्ट जो है वो ES6 के पार्ट है, ठीक है। वॉर, लेट एंड कॉस्ट, ठीक है। लेट in 3 ways we can define variables, ठीक है।
वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट, इन 3 तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट आर पार्ट ऑफ ECMAScript 6 और ECMAScript 2015। ECMAScript is basically JavaScript, ठीक है। ECMAScript बस उसका JavaScript का दूसरा is basically, मैं बता चुका हूँ फर्स्ट क्लास में भी, is basically JavaScript, ठीक है। इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। तो ठीक है, लेट एंड कॉन्स्ट आर पार्ट ऑफ ECMAScript 6 2015। ये 2015 में इन्होंने लॉन्च किया था। बहुत बड़ा मेजर ये अपग्रेड था जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो लेट एंड कॉन्स्ट उसमें इंट्रोड्यूस होते हैं। we will not discuss let and const in this lecture। हम let and const को इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, वो हम देखेंगे जब हम ES6 पे आएंगे। अभी हम देखते हैं वॉर को। we will use war, ठीक है। अब वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है? वॉर, आप ऐसे वेरिएबल ऐसे लिखते हो, बताते हो जावास्क्रिप्ट को कि ये वेरिएबल में बनाने जा रहा हूं, और कोई भी नाम दे दो, ठीक है। कोई भी इसको नाम दो, मैंने दे दिया माय नेम, इसमें मैंने लिख दिया जीत कुमार। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, क्या है ये? जल्दी बताए, टाइम कम है। स्ट्रिंग है सर। दिस इज इट। जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है भाई। अगर मैं इसको ये करूं, माय नेम इज इक्वल टू 43, क्या ये मुझे एरर देगा? नहीं सर। नहीं देगा, शाबाश। देगा error। नहीं देगा जावास्क्रिप्ट में नहीं देगा। ठीक है। तो वी विल यूज वॉर, हमने वॉर के थ्रू ये वेरिएबल बना लिया। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, यू कैन गिव एनी नेम, यू कैन any name to your variable। I gave my name, ठीक है, my name दे दिया मैंने। अब कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स टू सेट वेरिएबल नेम, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक होता है कन्वेंशन, एक होता है रूल। इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज कन्वेंशन एंड रूल? इन दोनों में क्या फर्क है? कन्वेंशन और रूल में क्या फर्क है? या आप बहुत सुनोगे कि कन्वेंशन है, ये रूल है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि जैसे रूल्स है, कि रूल्स हैं तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर रूल्स हैं, अगर आप फॉलो नहीं करोगे, इफ यू डोंट फॉलो रूल्स देन JavaScript will throw an error, ठीक है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो JavaScript will throw an error। लाइकवाइज आप किसी कंट्री में रहते हो, अगर आप उसके रूल फॉलो नहीं करते तो आपको वो फाइन मार सकते हैं, वो जेल में भेज सकते हैं। लाइकवाइज दिस, कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो क्या मसला होता है कि आपको एरर दे देता है JavaScript, ठीक है। उसी तरह कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन को देख लेते हैं। कन्वेंशन, it is not necessary to follow this, but if you follow good practice, ठीक है। क्या आप लाजमी नहीं है इसको फॉलो करो, ठीक है, आप लाजमी नहीं इसको फॉलो करो, पर फॉलो करोगे तो आप ये एक अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है। अब उससे क्या मतलब है? अब रूल्स देख लेते हैं। रूल्स, जावास्क्रिप्ट में रूल्स देख लेते हैं कि जो वेरिएबल का नाम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नेम नेवर बी स्टार्टेड विथ नंबर्स, ठीक है, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आप ऐसे नहीं करोगे वॉर वन नेम, दिस इज एरर। ये क्या लिखा हुआ है? एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कांट
immediately follow a numeric literal, कि आप नंबर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये कि आप नंबर इसके बाद लगा सकते हो, दिस इज वैलिड, पर आप ऐसे नहीं कर सकते वॉर वन नेम, ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड। इसको मैं कमेंट करूं, ठीक है, डोंट्स, ठीक है, डोंट्स मतलब करना ही नहीं करने की चीज है। आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आप इसका कोई कीवर्ड रख दो नाम जो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, आप ये नहीं कर सकते। अगर मैं खोलूं, ये देखो, वॉर इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, मतलब वॉर अलाउड ही नहीं है यहाँ फॉर। क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड्स हैं। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, रिजर्व्ड कीवर्ड्स और वेरिएबल names are not allowed, ठीक है। You can't start variable name starting from a number, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज कि आप सिर्फ जो है कुछ मखसूस सी जो करेक्टर होते हैं वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। मुझे 1 मिनट देना, मखसूस करेक्टर्स क्या थे वो मुझे भी याद नहीं आ रहे। सर डॉलर साइन और ये चीजें नहीं, जो थी। यूज नहीं करने हैं, डॉलर साइन अच्छा ये और एक @ का साइन भी है ना। जी। अगर मैं इसको कमेंट से हटाऊं, देखिए क्या एरर देता है मुझे। @ नहीं यूज कर सकते हम। माय नेम @ हाँ, ये माय नेम @नेम्स। एक डैश का भी होता है। जी डैश भी यूज कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप यूज नहीं कर सकते हो। आप मतलब कुछ ही सेट, ये जो स्पेशल करेक्टर की बात कर रहा हूँ कि आप डॉलर यूज कर सकते हो और एक डैश, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। मुझे याद आ गया, ये दोनों आप यूज कर सकते हो स्पेशल करेक्टर में। आप इसके शुरू में भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं स्पेशल करेक्टर ही लगा देता हूँ। ओनली few special character allowed, characters are allowed in variable name, dash and डॉलर, ठीक है। अब डूज पे आते हैं कि आप क्या कर सकते हो जो वैलिड है, ठीक है। डोंट्स हमने देख लिया कि जो आप नहीं कर सकते। डूज भी देख लेते हैं थोड़े, कि वेरिएबल के नाम जो है वो आप जो है आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज वैलिड, और डॉलर नेम, दिस इज वैलिड, ठीक है। वॉर माय नेम। एक और चीज मैं बताना भूल गया था कि आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते, वॉर माय नेम, दिस इज नॉट वैलिड, स्पेस इज नॉट अलाउड साइड वेरिएबल नेम। अगर स्पेस लाना है तो आप ये कर सकते हो, ये नीचे अंडरस्कोर का साइन दे सकते हो, इससे स्पेस देखो ये, ठीक है। सो ये आप ये रूल्स है, इसको फॉलो करना ही करना है, ये रूल्स है। अब कन्वेंशन पे आते हैं। लेट और कास्ट में दे सकते हैं। अब कन्वेंशन, वो लेट एंड कॉन्स्ट ये 6 का पार्ट है, आप दे सकते हो, पर वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो एडवांस टॉपिक है वो। अब आते हैं कन्वेंशन पे। सॉरी सर, ये कमेंट केस के अलावा हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं या उसे फॉलो करके लिखना होता है? जैसे माई नेम में हम n छोटा लिखेंगे तो भी हो जाएगा? जस्ट वैलिड मैं यहाँ लिख भी देता हूँ रूल्स में, माय नेम, दिस इज वैलिड, बस स्पेस ना दो और ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो करो। बाकी रूल्स आप देख लेना, जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब कन्वेंशन क्या है कि आप जो वेरिएबल का नाम है वो कैमल केस में दो ऐसे। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू गिव वेरिएबल नेम इन कैमल केस में बना भी देता हूँ, ठीक है। कैमल केस का क्या मतलब है कि जो
अगर 2 वर्ड्स हैं तो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो मतलब छोटा होगा और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर वो बड़ा होगा, ठीक है। अगर 3-4 लेटर है, माय नेम इज, आप ऐसे करोगे, माय नेम इज जीत, ऐसे करोगे, ठीक है। अगर 3-4 वर्ड है तो, ठीक है। अगर 2 वर्ड है तो आप ऐसे करोगे। फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल ही रहता है, बाकी जो जितने भी आगे वर्ड्स आते रहेंगे उनका पहला लेटर वो बड़ा होता रहेगा, लाइक दिस, माय नेम इज, अगर आप ये करना चाहो। सो दिस इज कैमल केस और ये कन्वेंशन है, ठीक है। मतलब अगर इसको आप फॉलो भी ना करो, आप ये भी कर दो, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर आप ये नहीं कर सकते माय नेम इज स्पेस दे दो, ये अलाउड नहीं है। और क्या क्या कन्वेंशन है, याद आ रही है किसी को? कन्वेंशन क्या था, मुझे एक ही याद आ रही है, ठीक है। इसके अलावा तो आप देख लेना और क्या क्या कन्वेंशन है, गुड प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभी। तो वेरिएबल का समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। वेरिएबल क्या है? कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर है जिसमें आप कोई वैल्यू देते हो, ठीक है। एक लाइक अ बॉक्स, ठीक है। वेरिएबल क्या है? इस लाइक अ बॉक्स जिसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हो, ठीक है। वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स where you store value, any value, ठीक है। You can then use that variable to manipulate your data. Variable क्या करेगा? Variable will represent that value, कि वो जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये लिखा मैंने, बनाता हूँ मिसाल के तौर पे, माय वॉर, मैं कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्पेस देना भी कन्वेंशन ही है, ठीक है। स्पेस कहाँ पे? इस वेरिएबल के नाम के बाद। ऐसे करोगे भी तो चलेगा, पर ये अच्छा रहता, थोड़ा क्लीन होता है कोड इससे। और मैंने यहाँ पर दे दी 12 दे दी, ठीक है। अब इसको थोड़ा चला के भी देखते हैं ना यार, चला के देखते हैं। console.log, आज को काफी थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, 1.5 घंटे की, ठीक है। इसको मुझे इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये कनेक्शन मुझे शुरू में कराना था पर मैं भूल गया था, तो कर लेते हैं इसको कनेक्ट। अब HTML अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ये क्या है, एक स्क्रिप्ट का टैग है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप HTML आपको अच्छी खासी आती है, ठीक है। आपको पता है कि ये टैग है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है, ये SRC क्या है, एक एट्रीब्यूट है। उस SRC के अंदर हम अपनी फाइल को अटैच करेंगे, index.js। अब ये क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पर? रिलेटिव पाथ दे रहा हूँ उसका, रिलेटिव, और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ होता है जिसमें आप पूरे मतलब इसका पूरा एड्रेस दे देते हो। एक होता है रिलेटिव, बस आप उसको नाम देते हो, वो सेम फोल्डर में आपके होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट का क्या होगा कि मैं कॉपी पाथ, ये एब्सोल्यूट पाथ मुझे देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो देखो एब्सोल्यूट पाथ जो है वो ऐसा होता है। एब्सोल्यूट पाथ ये देखो कितना बड़ा है, पूरा पाथ दे दिया मुझे इसने कि कौन से फोल्डर में है, प्रोजेक्ट से जावास्क्रिप्ट क्लासेस में, जावास्क्रिप्ट बेसिक टू एडवांस कोर्स, उसके बाद ये फाइल के अंदर है हमारा डेटा index.html उसके अंदर, ठीक है। ये है एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये रहा कॉपी रिलेटिव पाथ, और अगर मैं इस पे पेस्ट करूं, इसको मैं पहले रिमूव करता हूं, ठीक है। रिमूव किया और उसमें पेस्ट किया मैंने, ये देखो, ये दिस इज रिलेटिव पाथ। क्या आपको उसको बताना नहीं पड़ रहा है कि यार ये उस फोल्डर में, उस फोल्डर के अंदर जाओ, इस फाइल के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे सेम फोल्डर में है, ये सेम फोल्डर में, तो इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, एज अ रिलेटिव पाथ के थ्रू। अगर आप किसी और वेबसाइट का लिंक दोगे तो उसमें आपको एब्सोल्यूट लिंक देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके सिस्टम में नहीं है, वो किसी और सिस्टम से आ रहा है, तो आपको उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने अटैच कर लिया है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ और इसका मैं एब्सोल्यूट पाथ मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने ब्राउजर में चलाना है। मैंने एब्सोल्यूट पाथ उसका निकाल लिया और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ उसको। अब मैं इसको रन करूंगा, आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कहाँ पर? इस कंसोल में। अब ये बोल रहा है वहाँ पे अपने index.html कर जावास्क्रिप्ट दिया में ना, जी JS कर दें उसको।
हाँ index.js, ये तभी मुझे मिस्टेक दे रहा था ना, ठीक हो गया। अब ये देखो, अगर मैं इसको रन करूं, ये देखो आ गया, ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से आया। अब इसको बोलते हैं कंसोल, दिस इज कंसोल। तो कंसोल की डिस्कशन आगे जाके करेंगे हम, पर यहाँ पर भी आप जावास्क्रिप्ट देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर 12+2 ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। तो कंसोल क्या है? ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट हमें दे रही है। कोई भी डेटा अगर हमें इस कंसोल बॉक्स में दिखाना हो, ये डिबगिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब डिबगिंग के बारे में अगर आपको पता नहीं, डिबगिंग का मतलब ये कि कोड में से एरर्स को निकालना, कोड में से एरर को छानना। एक होता है डीबगर, आप सुना होगा डीबगर, एक कि मुझे अपना कोड डीबग करके दो, किसी बंदे को आपने बोला होगा। डीबग का मतलब होता है कोड को वो देखेगा और उसमें कोई एरर ढूंढेगा, कोई एरर तो नहीं है। अब वो लॉजिकल एरर भी हो सकते हैं, वो कंपाइल एरर भी हो सकते हैं, वो रन टाइम एरर भी हो सकते हैं। कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक इज कॉल्ड अ बग, ठीक है। और बग को डीबग करना इज कॉल्ड डीबगिंग। तो इसकी भी आप सोचोगे कैसा नाम दिया है इसको, पर इसके पीछे हिस्ट्री है, वो मुझे भी याद नहीं रहा, पढ़ना, बड़ी फनी स्टोरी थी इसके पीछे। कोई वो बग आ जाता है किसी कंप्यूटर में, तो वो रियल बग होता है, कीड़ा जो होता है ना, रियल होता है कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड में या पता नहीं कहाँ घुस जाता है वो, तो वहां से उसका नाम पड़ा बग, ठीक है। मतलब डीबगिंग का क्या मतलब है कि हम ये कंसोल क्यों यूज करते हैं डीबगिंग के लिए। डीबगिंग का क्या मतलब है कि मतलब हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। अगर मैंने ये हटा दिया, देखो ये हटा दिया मैंने, अब इसमें एक एरर आ चुका है, उर्दू में आसान जुबान में बोलेंगे कीड़े निकालना। कीड़े निकालना कोड से, ये देखो ये आ गया। ये मुझे डीबगर मुझे बता रहा है कि भाई आपके इसमें मिसिंग है, ये पैरेंथेसिस मिसिंग है। तो ये कौन बता रहा है मुझे? कंसोल बता रहा है। कंसोल क्या कर रहा है? मुझे एरर बता रहा है। तो मुझे अब डिबग करना पड़ेगा इसको, यार कहाँ मैंने गलती की है, देखना पड़ेगा पूरा कोड, ठीक है। और इसकी खास बात पता है क्या है कंसोल की? ये आपको बता भी रहा है कि कौन सी लाइन में, ये देखो index.js में 127वीं लाइन पे आपका बग आ रहा है। ये 127वीं लाइन। अब मैं ये बग ठीक करता हूँ, ओके हो गया। अब ये मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 12 आ गया। अब 12 आप बोलोगे 12 तो आपने यहाँ दिया है, तो यहाँ पर 12 कैसे आ रहा है? मैंने तो यहाँ माई वॉर लिखा है, तो माई वॉर बाईजान क्या है? 12 ही है। क्यों? माई वॉर किसको रिप्रेजेंट करता है? 12 को। जैसे आप हो, ठीक है, आपको लोग कैसे जानते हैं? आपके नाम की वजह से जानते हैं ना। उसी तरह ही ये समझो ये आप हो और ये आपका नाम है। अगर आपको बुलाना हो तो आपके नाम से बुलाएंगे ना। उसी तरह इसी वेरिएबल को बुलाना हो तो हम उसके नाम से, इस वैल्यू को बुलाना हो, ये वैल्यू, इस वैल्यू को बुलाना हो तो उसके नाम से बुलाएंगे। मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ अगर डायरेक्ट 12 भी लिख देता हूँ, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है। अगर मुझे अब इसको चेंज करना हो तो क्या करूंगा कि मुझे बार बार यहाँ पर ऐसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं। मैं यहाँ लिख दूंगा माय वॉर और यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू को चेंज कर लूंगा। मैंने एक जगह पे मैंने चेंज कर दिया, अभी देखो सारी जगह पे रिफ्लेक्ट करें। अगर मैंने 3-4 बार इसको कॉल कर लिया तो, ठीक है, 3-4 बार। अब मैं बस एक जगह मुझे इसको वो करना है, देखिए 4 चक्कर आ गया। अब मैं सिर्फ इसको एक जगह चेंज करूंगा, 30 कर दिया मैंने इसको, ये देखो 30 एक जगह मुझे करना पड़ा। अगर मैंने डायरेक्ट लिखी होती यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 20, यहाँ पर भी 20, तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे बार बार इसको 30 बनाना पड़ता, इसको भी 30 बनाओ, इसको भी 30 बनाओ। इससे अच्छा नहीं मैं एक वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू को स्टोर करा दूं और बाद में चेंज करूं। वेरिएबल का क्या मतलब है कि उसमें चेंजिंग में ला सकूं। वेरिएबल का, वेरिएशन का क्या मतलब होता है? चेंज लाना। तो वेरिएबल का नाम इसलिए इसको पड़ा है। और ये वॉर जो है अब इतना यूज नहीं होता है, ये ES5 का है, ठीक है, 2009 में जो आया था, 2010 पता नहीं 9 में आया था ES5, ये उसका है। ES5 से पहले भी था शायद वो, ठीक है ना, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी शायद तब से है ये। पर अब ये इतना यूज नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारे मसले हैं, उसकी वजह से अब इतना यूज है। अब लेट और कॉन्स्ट का यूज होता है, पर मैं अभी वो नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, ठीक है। तो ये था। अब मैं अगर इसमें ये करूं, मैं अगर इसमें ये करूं माय नेम इज जीत, तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे बताओ? 30 मिलेगा या क्या मिलेगा? अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो क्या मिलेगा आंसर मुझे? आपने जो प्रिंट किया है वही मिलेगा जो अभी आपने। अब मैं इसको चलाऊंगा, ये देखो माय नेम इज जीत, माय नेम इज जीत, क्योंकि मैंने इसको 4 दफा बुलाया है। तो ये वेरिएबल से देखो कितना फायदा हो रहा है। एक जगह पे मैंने इसको चेंज किया तो सारी जगह से चेंज हो गया, क्योंकि नाम वही है।
ठीक है, तो वेरिएबल भी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज डन। कुछ रह तो नहीं गया? मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और इन्वायरमेंट सेट, अभी सारी चीजें हो चुकी हैं। अब केस सेंसिटिव पे आते हैं। सॉरी, ये रह गया था केस सेंसिटिव रह गया था। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं ना, केस सेंसिटिव को। अब केस सेंसिटिव जो है इसको देख लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, नया कोड लिखते हैं। ये एक चीज रह गई थी, ठीक है। केस सेंसिटिव एग्जांपल, केस सेंसिटिव एग्जांपल, और मैं वो माय नेम मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब सही है, ठीक है, ये आप कर सकते हो, पर कन्वेंशन को फॉलो करो तो बेहतर है केमल केस में। पर ये एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने ये किया है। इतनी लेट लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ माय नेम, तो ये क्या क्या आउटपुट देगा? अगर रिफ्रेश करूंगा तो जल्दी बताएं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट देगा? आपका नाम देगा फिर। सर एक बार फिर कोड दिखाइएगा प्लीज। ये इसको मैं नीचे कर देता हूँ, आपका नाम देगा सर। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। स्ट्रिंग भी दे सकते मजीद कुमार दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको बंद करता हूँ और console.log, और मैं इसमें लिखता हूँ माय नेम, ऐसे कर दिया मैंने। ये कोड देख ले, ठीक है। ये अभी एरर देगा सर। अभी एरर देगा? जी सर। क्यों एरर ये देगा? भी सर वेरिएबल का नाम तो वही ये है। अलग हो गया ना, नीचे कैमल केस में आ गया था। नहीं, लेटर्स तो वही है ना, माय नेम NAME, यहाँ भी NAME है, तो सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव है, बिल्कुल यही समझाना चाहिए। देखो, माय नेम इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। हालांकि यहाँ डिफाइन किया हुआ है, पर क्यों ये एक जैसे नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आपने जैसे उसको डिफाइन किया वैसे आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा इसको, आप ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। आप इसको ऐसे बुलाओगे जैसा आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड केस इनसेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी, ठीक है। और इनसेंसिटिव में PHP में क्या होता है? अब हम एक लास्ट मिसाल, लास्ट, ठीक है, लास्ट जो है ये हमारा है भी, केस इनसेंसिटिव का भी देख लेते हैं। इनसेंसिटिव लाइक PHP में वेरिएबल ऐसे डिफाइन होता है PHP में। अब उसमें वॉर पता नहीं लगता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। माय वॉर इज इक्वल टू जीत कुमार, PHP कोड एग्जांपल, ठीक है, ये भी लिख देता हूँ। अगर मैं इसको क्या था, प्रिंट, ये मेथड है शायद उसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो गया इस PHP को टच किए हुए। सो एक काम करता हूँ, प्रिंट, ये रन तो नहीं करेगा, बस ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ मैं। माय वॉर, ओके, इसी को ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये रन करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चलेगा ही नहीं यहाँ पर। उसके लिए PHP के लिए हमें उसका सर्वर चाहिए, ठीक है। इसको कमेंट भी कर देता हूँ मैं, चलेगा तो वैसे भी नहीं है। These are valid in PHP because it is case insensitive language. PHP में आप जो है ये अलाउ है कि आपने इसको डिफाइन तो ऐसे किया है, माय वॉर, सारे लेटर छोटे, पर आप देखो इसको बुला कैसे रहे हो। माय का M बड़ा कर दिया, V का कैपिटल कर दिया, V को, फिर MY पूरा कैपिटल कर दिया। सो दिस इज वैलिड इन सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेजेस में, लाइक PHP।
जावास्क्रिप्ट में पर ये वैलिड नहीं है। इन जावास्क्रिप्ट इज नॉट, इट इज नॉट वैलिड। मैं लिख देता हूं, इन जावास्क्रिप्ट it is not valid. JavaScript is case sensitive language। ठीक है, ठीक हो गया। JavaScript क्या है? केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज है। और PHP, आपका तो वैसे भी PHP से कोई वो नहीं है, पर ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि PHP क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ताकि आपको पता हो गया केस इनसेंसिटिव लैंग्वेजेस भी होती हैं। ठीक है, अब इसको, इस कोड को जो है मैं कर देता हूँ पुश। कहाँ पर? गिटहब पे। गिटहब पे इसको पुश करते हैं भाई। मैं इसको ओपन कर लूं। ठीक है, इसको गिटहब पे पुश करते हैं। आई एम गोइंग टू पुश दिस कोड ऑन गिटहब। टर्मिनल ओपन किया, न्यू टर्मिनल। ठीक है, गिट पुश। मैं यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर जब ऑप्शन है मेरे पास। क्लास 3 fundamentals of JavaScript। फंडामेंटल ऑफ JavaScript क्या क्या पढ़ा था हमने? एनवायरनमेंट, सेटअप, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड इट्स रूल्स। ठीक है, रूल्स 50 कैरेक्टर ओवर 15 करंट लाइन। क्या ये मुझे करने देगा? क्या ये अलाउड है? इतने ज्यादा वर्ड्स कमिट एंड पुश करता हूँ। हो गया। सो गिटहब अगर मैं चेक करूँ मेरा, इफ आई चेक माय github.com/Jeet Kumar, ठीक है, आ जाना चाहिए वहां पर। सो किसी को अगर कोड चाहिए तो यहाँ आ गया। ठीक है, ये दोनों पे इसने वो दे दिया, जो भी है। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। ये जो भी मैंने आज कोड लिखा था गिटहब पे आ चुका है। ये देखो, ये देखो पूरा कोड आ चुका है यहाँ पर गिटहब पे। सो इसकी लिंक जो है मैं आप लोगों से ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, एवरीवन का ऑप्शन कहाँ है? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो गिटहब का कोड मैंने पुश कर दिया गिटहब पे। और अब कोई सवाल हो तो पूछ लें, क्योंकि अब क्लास हमारी एंड हो चुकी है। मैं जो है इस रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सबको। स्टॉप रिकॉर्डिंग।